गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग होम मैनेजमेंट का आइए हमारा 52वां क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है और हम कहेंगे किचन है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि आज भी हमारा इस प्रैक्टिस सेट में दो हम कहेंगे टॉपिकों के क्वेश्चन हैं, जहां तक हम लोग देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग हमारा क्या है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और उसके साथ ही उसी से लगभग सेम प्रोसेस का रखने वाला मैटर हमारा किचन भी है। तो इस तरीके से आपको मालूम भी है कि हमारा किचन से भी एक क्वेश्चन होता है और डिसीजन मेकिंग से भी होता है, निर्णय क्रिया से भी होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि आज के प्रैक्टिस सेट से हमारे दो क्वेश्चन कंफर्म होंगे और वो हमारा है किचन और हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग मीन्स निर्णय प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए निर्णय प्रक्रिया और किचन का आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला कि सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना कहलाता है। मीन्स कई विकल्प दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प। यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की हम लोग परिकल्पना करेंगे। लाइक दैट ये हमारा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा, निरीक्षण कहलाएगा, निर्णय कहलाएगा, हम कहेंगे सभी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग को मालूम हुआ कि ये क्वेश्चन हमारा निर्णय का है, डिसीजन का है। तो इस तरीके से शुरुआती क्वेश्चन आपके डिसीजन मेकिंग का मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? निर्णय बोलेंगे। हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? डिसीजन। तो देखिए इस तरह से डिसीजन का हमारा प्रोसेस है, ये क्वेश्चन हमारा डिसीजन का है कि सभी जितने भी कई विकल्प हम लोग समस्या समाधान करने के लिए सर्वप्रथम समस्या को परिभाषित करते हैं और विकल्प का चयन करते हैं। तो इस तरीके से कई विकल्प लिया जाता है समस्या समाधान के तहत, एक नहीं कई विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना हमारा डिसीजन कहलाता है, मीन्स निर्णय कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है गृह प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है, मीन्स होम मैनेजमेंट की सबसे छोटी इकाई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिल रहा है कि हमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर देखिए होम मैनेजमेंट कि हम कहेंगे सबसे छोटी इकाई हम लोग को मालूम है कि क्या होगा। हम लोग कहेंगे सबसे छोटी इकाई हमारा क्या होगा? निर्णय होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है डिसीजन, हम लोग कहेंगे डिसीजन। और इसी के साथ हम कहेंगे कि होम मैनेजमेंट का हमें एक और क्वेश्चन मिलता है, होम मैनेजमेंट का हृदय किसे कहा गया है? हृदय हम लोग कहेंगे होम मैनेजमेंट का हृदय किसे कहा गया है? तो हम कहेंगे होम मैनेजमेंट का हृदय भी हमारा क्या होता है? डिसीजन होता है, डिसीजन। तो इस तरीके से यहाँ पर होम मैनेजमेंट का हम कहेंगे कि देखिए सबसे छोटी इकाई भी हमारा डिसीजन हुआ और होम मैनेजमेंट का हृदय भी हमारा क्या हुआ? डिसीजन हुआ, निर्णय हुआ। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे। बेसिक तौर पर गृह प्रबंधन संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको दो मिला, जिसे हम कहेंगे निर्णय से संबंधित है जो हमारा। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, गृह प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि गृह प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग को कहा जाता है। हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग को ही हम लोग होम मैनेजमेंट का हार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्ट कहा जाता है। हार्ट डिसीजन मेकिंग का जो हार्ट है वो हमारा गृह प्रबंधन संबंधित लिया गया है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि गृह प्रबंधन का हार्ट क्या होगा? हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए निर्णय प्रक्रिया भौतिक विज्ञान के अणु के समान है, कथन है। यहाँ पर डिफिनीशन लिया गया है, परिभाषा ली गई है गृह प्रबंधन का। हम कहेंगे यहाँ पर परिभाषा का प्रोसेस है। देखिए निर्णय प्रक्रिया का हमारा क्या है? निर्णय प्रक्रिया की परिभाषा है। ये परिभाषा है हमारी परिभाषा
कि भौतिक विज्ञान के अणु के समान है हमारा निर्णय प्रक्रिया, इसे किसने कहा है? तो हम कहेंगे इसे ब्रेटन ने कहा है। किसने कहा इसे? हम कहें इसे ब्रेकन ने कहा है। ब्रेटन, ये हमारा ब्रेटन ऑब्लिक ब्रेकन का बातें आती है हमारी, ब्रेकन का, ब्रेकन। देखिए ये हमारा प्रोसेस होता है ब्रेकन का, तो ये हमारा ऑप्शनल सही होता है डी, मीन से भौतिक विज्ञान के अणु, विज्ञान का अणु प्रोसेस आपको याद रखना है कि हमें भौतिक विज्ञान में अणु परमाणु का प्रोसेस होता है, और अणु के समान हमारा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होती है। ये कथन हमारा ब्रेकन ने कहा था। आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए निर्णय लेना चुनने की एक क्रिया है, कथन है। किसने कहा कि निर्णय लेना चूजिंग है, सिलेक्टिंग है? समझ गए होंगे कि डिसीजन मेकिंग मीन्स सिलेक्टिंग। हम कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग हमारी क्या होती है? हम कहें डिसीजन मेकिंग हमारा सिलेक्टिंग प्रोसेस है, सिलेक्टिंग प्रोसेस। किसने बोला ये हमारा कि डिसीजन मेकिंग हमारा चुनने की प्रक्रिया? यहाँ पर देखिए चुनना मीन सेलेक्ट करना, हम लोग कहेंगे सेलेक्ट करना। ये कथन हमारा किसका है? हम कहेंगे ये कथन मैकरफेल्ड ने किया था। किसका कथन है ये? हम कहेंगे मैकरफेल्ड ने बोला था कि गृह प्रबंधन हमारा क्या है? सिलेक्टिंग की प्रक्रिया है, मीन्स हमारा यहाँ पर कहेंगे चुनने की प्रक्रिया है। आइए छठा क्वेश्चन देखिए। निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया का केंद्र बिंदु होता है, इसे किसने बोला? हम लोग कहेंगे एक डिसीजन मेकिंग एक मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर हमें मिला रचनात्मक मानसिक क्रिया। डिसीजन मेकिंग हमारी क्या है? हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग एक हमारी मानसिक रचनात्मक मानसिक क्रिया है। इसको बताया था आपका शेकल ने। किसने कहा था? हम कहेंगे शेकल ने बोला था कि डिसीजन मेकिंग एक हमारे रचनात्मक मानसिक क्रिया होती है। तो हमेशा याद रहे हम लोग को मिला कि डिसीजन मेकिंग एक सिलेक्टिंग प्रोसेस है, ब्रेकन ने बोला। हम कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग हमारा एक क्या है? हम कहेंगे रचनात्मक मानसिक क्रिया है, शेकल ने बोला था। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रबंधन का प्राथमिक या सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मीन्स होम मैनेजमेंट का प्रथम वर्क जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम कहेंगे कि प्रथम वर्क है, प्राथमिक या सबसे महत्वपूर्ण, प्राथमिक भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी कार्य होम मैनेजमेंट का, हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से देखिए होम मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का कितना तगड़ा रोल है। हम कहेंगे कि कुल मिलाकर के होम मैनेजमेंट में बगैर डिसीजन का होम मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस ही नहीं बन सकता। मीन्स ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है डिसीजन मेकिंग कि होम मैनेजमेंट को लेकर के क्या करता है? पूरा का पूरा घुमाता रहता है। तो इस तरीके से आपका मालूम हो गया कि प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होम मैनेजमेंट का क्या? हमारा डिसीजन मेकिंग का है। देखिए निर्णय प्रक्रिया की विशेषता है, निर्णय प्रक्रिया हमारे डिसीजन मेकिंग की हमारे जो कैरेक्टर्स है, विशेषता है, उसे हम लोग कहेंगे कि वो विशेषता क्या है? हम कहेंगे पूर्वानुमान। डिसीजन क्या? पूर्वानुमान। मीन्स समस्या का जो डिसीजन है वो पहले किया जाता है। हम कहेंगे सतत प्रक्रिया है, हम कहेंगे कि क्या साधन है, डी हम कहेंगे सभी है। तो हम कहेंगे कि ये सभी विशेषता है, विशेषता पूर्वानुमान, विशेषता सतत प्रक्रिया, विशेषता हम लोग कहेंगे साधन। तो इस तरीके से आपको मिला हमारा ऑप्शनल डी। आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया। अब यहां पर देखिए निर्णय लेने की प्रक्रिया, टोटल क्वेश्चन का प्रोसेस यहां से यहां तक है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या बोली जाती है? निर्णयन बोली जाती है। क्या कहेंगे हम लोग? निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्णयन कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि निर्णयन क्या होता है। तो निर्णयन की प्रक्रिया हमारी हैबिचुअल होती है। क्या होती है? हैबिचुअल होती है, जो क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। आगे देखिए हम लोग कहेंगे 10वां क्वेश्चन हमारा
देखिए प्रबंधन की कुशलता का मापदंड है, मीन्स होम मैनेजमेंट की कुशलता का मापदंड हमारा किससे लिया गया है, हम कहेंगे टोटल इसका होम मैनेजमेंट का जो मापदंड लिया गया है वो मापदंड हमारा निर्णय से होता है, ना कि निर्णय से होता है। मीन्स आपकी जो एबिलिटी है वो हमारा एबिलिटी ये शो करती है कि आप डिसीजन कैसा लेते हैं, डिसीजन अच्छा है या डिसीजन खराब है, या डिसीजन सही है या डिसीजन गलत है। तो इस तरीके का डिसीजन का सही और गलत होना हमारा बोला जाता है हमारे कुशलता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से गृह प्रबंधन की कुशलता का मानदंड किससे लिया जाता है, हम कहेंगे डिसीजन से लिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्णय प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, कि इसमें वचनबद्धता होती है, हम कहेंगे डी सभी। तो हमारा ऑप्शनल यहाँ पर सही होता है कि निर्णय प्रक्रिया हमारी धनात्मक भी होती है, हम कहेंगे निर्णय प्रक्रिया हमारी, कभी कभी गलत निर्णय हो जाता है, गलत निर्णय देखिए ऋणात्मक गलत निर्णय, गलत निर्णय ये ऋणात्मक कहेंगे, और सही निर्णय हमारा धनात्मक होगा। अब वचनबद्धता निर्णय के हम लोग कहेंगे कि यहाँ पालन किया जाता है, मीन्स जो भी डिसीजन हुआ उस वचनबद्धता होती है, उसको सत्य माना जाता है कि निर्णय हमारा क्या हुआ, सत्य, भले ही वो गलत हो लेकिन वहां पर वचनबद्धता है कि ये निर्णय लिया गया कि ये चीजें हुई हैं या ये चीजें होनी है। तो इस तरीके से हम लोग कहें निर्णय प्रक्रिया हमारी क्या है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और वचनबद्धता से परिपूर्ण है। आइए 12वां क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए निर्णय प्रक्रिया में सबसे कम महत्व होता है, निर्णय प्रक्रिया में सबसे कम महत्व किसका होगा, समय तत्व का सबसे कम महत्व होगा, या शरीर तत्व का, या मानसिक तत्व का, या हम कहेंगे इन तीनों का। तो हमें मालूम है कि हमारे जो बॉडी का प्रोसेस होता है, डिसीजन में बॉडी का कोई लेना देना नहीं होता, हम लोग कहेंगे कि टाइम का होता है, समय का महत्व होता है, डिसीजन में समय का महत्व होता है, डिसीजन में मानसिक का महत्व होता है, ब्रेन का महत्व होता है। मीन्स हम कहेंगे सबसे कम महत्व होता है, तो सबसे कम महत्व किसका होगा, हम लोग कहेंगे शरीर तत्व का सबसे कम महत्व होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सबसे अधिक महत्व किसका होगा और सबसे कम महत्व, तो सबसे अधिक महत्व, देखिए सबसे अधिक महत्व हमारा मानसिक तत्व का होता है, मीन्स हम कहेंगे ब्रेन का होता है, और हम कहेंगे कि सबसे कम महत्व, देखिए सबसे कम महत्व हमारा शरीर तत्व का होता है। तो इस तरीके से हमें मिलता है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर पर ये मिलेगा, तो सेकंड पर दूसरा मिलेगा, और थर्ड नंबर पर हमारा क्या मिलेगा, शरीर तत्व का मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्णय प्रक्रिया में सबसे कम महत्व किसका होता है, शरीर तत्व का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। जॉन डीवी ने बताया कि डिसीजन मेकिंग के कितने चरण होते हैं, तो हम लोग कहेंगे जॉन डीवी के अनुसार डिसीजन प्रक्रिया या डिसीजन 3 प्रकार का होता है। हम लोग कहेंगे जॉन डीवी के अनुसार डिसीजन 3 प्रकार का होता है। ये सभी प्रकार आपको हम देंगे। यहाँ अकॉर्डिंग टू हम लोग कहेंगे राइटर्स है, जबकि हम लोग को मालूम है कि डिसीजन प्रक्रिया हमारे जो है क्या 8 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरण है, तो हम जॉन डीवी के अनुसार ले रहे हैं। जॉन डीवी के अनुसार 3 इसमें क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं, और सभी चरणों को अभी हम आपको दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो एलन के अनुसार हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग के कुल 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, कुल 6 चरण होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, कुल एलन के अनुसार 6 चरण होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शनल सही होता है सी। एलन को याद रखना, एलन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। आइए 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार
ग्रास और क्रैंडल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो हम लोग को मालूम हुआ जैसे जैसे राइटर्स के नाम दिए जाएंगे उनके अनुरूप हम इनको लेते जाएंगे। यहाँ पर ग्रास और क्रैंडल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के हम कहेंगे कितने चरण होंगे? 5 चरण होते हैं। जबकि हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग के स्टेप आगे ये दिखाते हैं हम आपको। डिसीजन मेकिंग के चरण, डिसीजन मेकिंग के चरण, यहाँ डिसीजन मेकिंग के आपको हम चरण दिखाएंगे। एक चरण नहीं होगा, यहाँ पर 8 चरण होते हैं। कितने चरण होंगे? हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग के 8 चरण होंगे। कितने? यहाँ पर याद रखना, डिसीजन मेकिंग के 8 चरण होते हैं। तो आइए पहला चरण हम लोग देखते हैं जो है प्रथम चरण में हम लोग कहेंगे हमारा क्या मिलेगा, दूसरे चरण में क्या मिलेगा, तीसरे चरण में क्या मिलेगा। हम कहेंगे पहला चरण में होता है समस्या को परिभाषित करना। देखिए फर्स्ट समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना हमारा क्या होता है? प्रथम चरण होता है। इसके बाद हम लोग कहेंगे दूसरा चरण, देखिए क्या होता है। हम लोग कहेंगे दूसरे चरण में हम लोग को मालूम है कि हम कहेंगे कि समस्या का विश्लेषण करना। क्या बोलेंगे? समस्या का विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। और तीसरे चरण में हम लोग आते हैं। देखिए तीसरा चरण हमारा मिलेगा यहाँ पर, हम लोग कहें वैकल्पिक समाधान ढूंढना, वैकल्पिक समाधान ढूंढना, वैकल्पिक समाधान ढूंढना, ये हमारा तीसरा हम कहेंगे चरण होता है। चौथा चरण हमारा विकल्प में थिंकिंग है। हम कहेंगे विकल्प में चिंतन, विकल्प में चिंतन। पांचवा देखिए चरण हमारा मिलेगा, हम लोग कहेंगे पांचवा चरण हमारा सर्वोत्तम विकल्प का चयन होता है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन। इस तरीके से 5 के बाद आइए आपको दिखाते हैं हम लोग छठा। हम लोग कहेंगे 5 के बाद ये हमारा छठा आएगा। हम लोग कहेंगे छठा चरण हमारा मिलता है जो है कि प्रबंधन, या हम कहें प्रयासपूर्ण क्रियान्वयन। क्या बोलेंगे? प्रभावपूर्ण हमारा होगा, प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन। ऐसी के साथ हम लोग कहेंगे कि हमारा 7वां चरण होगा। 7वां चरण देखिए हम लोग का ये 7वां चरण है, परिणाम की स्वीकृति। क्या बोलेंगे हम लोग? परिणाम की स्वीकृति, परिणाम की स्वीकृति। और अब हमें आकर के मिलता है 8वां और अंतिम चरण मिलता है निर्णय का अनुसरण। हम कहेंगे निर्णय का अनुकरण या अनुसरण। इस तरीके से आपके यहाँ पर मिल गया कुल 8 चरण। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डिसीजन मेकिंग के चरण कितने हैं। डिसीजन मेकिंग के 8 चरण होते हैं। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। पहला चरण हम कहें समस्या को क्या करना है? समस्या को परिभाषित करना है। फिर हम कहें समस्या का विश्लेषण करना है, परिभाषित करना, विश्लेषण करना। हम कहेंगे कि वैकल्पिक समाधान ढूंढना है। फिर विकल्प में हम लोग कहेंगे क्या करना है? चिंतन करना है। जब हम वैकल्पिक समाधान कई ठो खोज लिए तो उसमें हम चिंतन करेंगे, और चिंतन के बाद हम कहेंगे सर्वोत्तम विकल्प का क्या करेंगे? चयन करेंगे, और फिर उसे प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करवाएंगे। मीन्स कि हाँ यही है, इसी पर आप सभी लोग वर्क करो। फिर होगा परिणाम की स्वीकृति, मीन्स सभी लोग इसके स्वीकार करेंगे, और फिर क्या करेंगे? स्वीकार करने के बाद इस डिसीजन का सभी लोग अनुसरण करेंगे। तो इस तरीके से आपको मिल गया होगा यहाँ पर कि निर्णय प्रक्रिया के 8 चरण होते हैं, जबकि लेखकों के अनुसार आपको मिला होगा 3 चरण भी होते हैं, 6 चरण भी होते हैं और 5 चरण भी होते हैं। तो हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग के जो हमारे स्टेप हैं, चरण हैं, इससे आपका एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इतने में से ही आएगा। इसे आप अच्छे से देख लेना। आइए 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है।
अब यहां से आपको मालूम हो गया होगा कि प्रथम चरण क्या है। तो देखिए, समस्या को परिभाषित करना, हम लोग अभी हमने बताया कि समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित करना ही हमारा क्या है, फर्स्ट चरण है, फर्स्ट स्टेप हम कहेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा है समस्या को परिभाषित करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। देखिए, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, मीन्स हम कहेंगे अंतिम चरण क्या होगा, हम कहेंगे उत्तम दल का चुनाव करना या क्रिया की विधि का निर्धारण करना, उत्तरदायित्वों को स्वीकारना। आपको मिला, हम कहेंगे कि यहाँ पर उत्तरदायित्वों को स्वीकारना ही अंतिम चरण होगा। तो इस तरीके से देखिए, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण आपको मिला, ये हमारा अंतिम चरण हमारा क्या मिला, उत्तरदायित्वों को स्वीकारना ही हमारा डिसीजन मेकिंग का अंतिम चरण होता है। आइए 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय है, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निर्णय हमारा क्या, नैतिक निर्णय है। नैतिक, यहाँ पर हमारा आएगा नैतिक निर्णय, आदतन निर्णय, आधारभूत निर्णय, हम कहेंगे सभी। तो देखिए, नैतिक ये हमारा नैतिक निर्णय, दूसरा हमारा आदतन निर्णय, तीसरा हम कहेंगे आधारभूत। तो इन सभी निर्णयों में महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा होगा, तो हम कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारा आधारभूत निर्णय होगा। क्या कहेंगे, आधारभूत। देखिए, बेसिक निर्णय कहेंगे इसे, बेसिक डिसीजन बोलेंगे, डिसीजन, बेसिक डिसीजन। लाइक ऐसे कहेंगे लॉन्ग टर्म डिसीजन, क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन मीन्स हम लोग कहेंगे मकान खरीदना, जैसे हम कहेंगे जैसे देखिए, जैसे मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना, हम कहेंगे मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना। इसके बाद हम कहेंगे जमीन खरीदना, शादी विवाह की योजना बनाना, शादी विवाह की योजना बनाना। ये हमारा है लॉन्ग टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म जो डिसीजन होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेसिक डिसीजन या आधारभूत डिसीजन। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है आधारभूत निर्णय। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा है। और भी निर्णय है जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। देखिए, चाय पीना, खाना खाना, कपड़ा पहनना किस प्रकार का निर्णय है। तो इस तरीके का ये आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम लोग कहेंगे चाय पीना, क्या बोलेंगे, चाय पीना, खाना खाना, कपड़ा पहनना। ये हमारा बोल रहा है किस प्रकार का निर्णय है, क्या आदतन निर्णय है, आधारभूत निर्णय है, नैतिक निर्णय है। हम कहेंगे डी, ए और सी। तो हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये हमारा आएगा, ये हमारा डी ऑप्शनल सही होगा। हम कहेंगे आदतन निर्णय है और हम कहेंगे नैतिक है। तो इस तरीके से देखिए, या तो आप इसे आदतन डिसीजन में ले सकते हैं, हैबिचुअल डिसीजन, या हम कहेंगे रूटीन डिसीजन। तो देखिए, नैतिक को हम लोग रूटीन बोलते हैं, रूटीन डिसीजन, रूटीन निर्णय, ऐसा निर्णय जो हम दोहराया जा सके। रूटीन निर्णय मीन्स दोहराया जाने वाला निर्णय, दोहराया जाने वाला निर्णय, दोहराया जाने वाला निर्णय हमारा निर्णय नैतिक निर्णय होता है। आदतन निर्णय भी हमारा यही है, ये भी हमारा दोहराया जाने वाला है, दोहराया जाने वाला निर्णय। देखिए, दोनों निर्णय दोहराए जाने वाले में से हैं, तो अंतर क्या है, हम लोग कहेंगे कि ये अंतर हमारा दोहराया जाने वाला निर्णय रूटीन निर्णय, ये हम कहेंगे कि ये ऐसा एक निर्णय है जिसे हम कहेंगे ये हमारा निर्णय जुड़ा होता है किससे,
हम लोग कहेंगे कि हमारे दैनिक कार्यों से जुड़ा होता है। किससे? दैनिक कार्यों से जुड़ा होता है। क्या कहेंगे? दैनिक कार्यों से जुड़ा होता है। जैसे चाय पीना हमारा क्या आएगा? हम कहेंगे चाय पीना हमारा आदतन है। हम कहेंगे चाय पीना हमारा किस प्रकार का निर्णय है? जरूरी नहीं है, इसलिए चाय पीना हमारा आदतन निर्णय है। लेकिन खाना खाना, देखिए खाना खाना हमारा, हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? रूटीन निर्णय है। खाना खाना हमारा रूटीन निर्णय है। सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे, शाम खाएंगे, तो इस तरीके से रूटीन है, ये तो होना ही है। हम कहेंगे बायोलॉजिकल टाइम के अनुरूप हमें भोजन लेना है, तो ये हमारा रूटीन निर्णय है। चाय पीना जरूरी नहीं है, हम कहेंगे जरूरी नहीं है। यह एक आदत है, आदत के तहत हम लोग का चाय पीना होता है, जबकि नैतिक नहीं है। इस तरह से कपड़ा पहनना भी हमारा, हम कहेंगे किस प्रकार का निर्णय है? क्या हमारा आदतन है? नहीं, हम कहें कपड़ा पहनना भी हमारा रूटीन डिसीजन है। तो इस तरीके से देखिए, एक क्वेश्चन में आपका चाय पीना मिला है आपका कि आदतन निर्णय है, बाकी खाना खाना और कहेंगे कपड़ा पहनना हमारा कौन सा निर्णय है? हम कहेंगे ये हमारा रूटीन डिसीजन है, नैतिक निर्णय है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 20वां क्वेश्चन। देखिए, पुनः पुनः दोहराए जाने वाले निर्णय हैं, मीन्स तुरंत इनको क्या कर दिया जाए, जो है दोहराया जाएगा। तो कौन सा निर्णय है जिसे तुरंत दोहराया जाएगा? हम कहेंगे आदतन निर्णय भी है और नैतिक निर्णय भी है, मीन्स ये दोनों निर्णय जो है क्या किए जाते हैं? दोहराए जाते हैं। आइए 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय है मकान खरीदना, गृह निर्माण, नई गाड़ी खरीदना। हम कहेंगे सभी हमारे क्या आधारभूत निर्णय हैं, और सभी आधारभूत निर्णय हमारे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। तीनों का तीनों हमारे, हम कहेंगे कि हमारे आधारभूत निर्णय। कौन सा निर्णय है? आधारभूत हमारा निर्णय है, आधारभूत निर्णय है। तो हम कहें महत्वपूर्ण निर्णय हमारे क्या होगा? ऑप्शनल डी सही होगा कि ये सभी हमारे आधारभूत निर्णय हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम डिसीजन का ये हमारा प्रोसेस है, और ये हमारे तीनों को तीनों क्या है? महत्वपूर्ण डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संगठनात्मक निर्णय की प्रक्रिया हमारी क्या है? हम कहेंगे कि संगठन मीन्स, हम लोग कहेंगे कि जो डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन हमारा व्यक्तिगत डिसीजन भी होता है, सामूहिक डिसीजन भी होता है। तो हम कहें संगठनात्मक का मतलब हुआ कि सामूहिक डिसीजन, सामूहिक निर्णय। तो देखिए, सामूहिक संगठनात्मक निर्णय का मतलब होता है कि सामूहिक निर्णय। लाइक दैट हमारा ऑप्शनल सही होता है सी, हम कहेंगे सामूहिक निर्णय। यहाँ पर देखिए, रूटीन निर्णय हमारा क्या सामूहिक निर्णय होगा, संगठनात्मक होगा? नहीं, हम कहेंगे रूटीन निर्णय हमारा व्यक्तिगत होता है, यह हम कहेंगे व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत निर्णय होता है ये हमारा निर्णय, ये व्यक्तिगत निर्णय हमारा होता है। और बेसिक निर्णय हमें अभी मिला था कि बेसिक निर्णय भी व्यक्ति क्या होगा? लॉन्ग टाइम हम कहेंगे कि ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। तो हम लोग ओनली फॉर संगठनात्मक की बातें जब करते हैं तो हमें आता है सामूहिक निर्णय। आइए देखिए, हमारा यहाँ पर क्या है? हम कहेंगे दीपावली, दशहरा, होली मनाना किस प्रकार का निर्णय है? हम कहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पर धार्मिक फेस्टिवल हों या हम कहेंगे सामाजिक फेस्टिवल हों, सभी धार्मिक और सामाजिक फेस्टिवल, हम कहेंगे धार्मिक एवं सामाजिक फेस्टिवल, ये सभी हमारे चाहे धार्मिक हो या सामाजिक फेस्टिवल हो, ये कार्यक्रमात्मक हमारे होते हैं, फंक्शनल हम कहेंगे निर्णय होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? हम कहेंगे फंक्शनल हमारे क्या होते हैं? डिसीजन होते हैं, फंक्शनल डिसीजन हमारा आता है। तो इस तरह से दीपावली हो या दशहरा हो या होली मनाना हो, ये सब हमारा कार्यक्रमात्मक हमारे डिसीजन होते हैं।
आइए 24वां क्वेश्चन देखिए, 10 लाख की लॉटरी निकलना किस प्रकार का निर्णय है। हम कहेंगे रुपया मिल गया, एकाएक मिल गया रुपया, क्या कोई कार्य किया गया, लॉटरी खेला गया, लॉटरी खेलने में उसे कार्य के अनुरूप नहीं लिया जाता। हम कहते हैं कि ये गलत कार्य है, गलत कार्य के तहत कार्य की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो हम कहेंगे कि कार्यात्मक होगा, अकार्यात्मक होगा, अकार्यक्रमात्मक होगा। तो हम कहेंगे अकार्यक्रमात्मक हमारा 10 लाख की लॉटरी का निकलना हमारा अकार्यक्रमात्मक हमारा डिसीजन होता है। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निपुण व्यूह या मोर्चाबंदी निर्णय, ये किस तरीके का हमारा निर्णय है। हम कहेंगे कि निपुण, यहाँ पर हमें बातें आती है कि निपुणता का, व्यूह रचना का या मोर्चाबंदी का। निपुण, देखिए निपुणता का या व्यूह रचना का या मोर्चाबंदी का डिसीजन हमारा क्या होता है। हम कहेंगे मात देने के लिए होता है, नीचा दिखाने के लिए होता है, कंपटीशन फाइट करना होता है। हम कहेंगे ये सभी होगा। मीन्स हम कहेंगे मोर्चाबंदी एक ऐसा डिसीजन है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने को सफल भी करते हैं और दूसरे को नीचा भी गिराते हैं। तो इस तरीके से मात देना भी हुआ, नीचा दिखाना भी हुआ और कंपटीशन फाइट करना भी हुआ। देखिए, सबसे अच्छा निर्णय होता है, हम कहेंगे सबसे अच्छा निर्णय कौन सा होगा। हम कहेंगे व्यक्तिगत निर्णय होगा या सामूहिक निर्णय होगा या रूटीन निर्णय होगा या हम कहेंगे डी सभी होगा। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा निर्णय डिसीजन हमारा ग्रुप का होता है, सामूहिक ग्रुप डिसीजन। हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डिसीजन हमारा सबसे अच्छा डिसीजन होता है, सबसे अच्छा डिसीजन होता है। डिसीजन, सबसे अच्छा डिसीजन हमारा ग्रुप डिसीजन होता है। मीन्स हम कहेंगे सामूहिक डिसीजन। इस डिसीजन द्वारा बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसके द्वारा हम कहेंगे लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, समाधान भी किया जाता है। तो इस तरीके से सबसे अच्छा डिसीजन आपको मालूम हो गया कि सबसे अच्छा डिसीजन हमारा ग्रुप डिसीजन होता है, जो हम कहेंगे दूसरे की समस्याओं का भी समाधान होता है और फ्यूचर में इसे गलत होने की समस्या भी कम होती है। आइए 27वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विरोध मतभेद को दूर करने का सुझाव दिया था। हम कहेंगे विरोध या मतभेद को दूर करने का सुझाव किसने दिया था। तो हम कहेंगे फॉलेट नामक वैज्ञानिक ने विरोध या मतभेद को दूर करने का सुझाव दिया था या हम कहेंगे सिद्धांत दिया था। विरोध मतभेद को दूर करने का सुझाव फॉलेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए, मतभेद दूर करने का प्रथम चरण, मतभेद कैसे दूर होगा। मीन्स लड़ाई झगड़ा हो गए हैं तो लड़ाई झगड़ा कैसे दूर होगा। लोगों के बीच जो मतभेद हो गया लड़ाई झगड़ा के द्वारा, उसे कैसे दूर किया जाएगा। हम कहें क्या एकाकीकरण द्वारा, समर्पण द्वारा, समझौता द्वारा या विजय द्वारा। हम कहें मतभेद दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। बगैर समझौते का मतभेद दूर नहीं होगा। तो इस तरीके से आइए, अगर मतभेद पैदा हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं और इस समझौते के तहत अपने मतभेदों को दूर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29। अब हम लोग कहेंगे कि अब 29 से 29वें क्वेश्चन से अब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे
मीन्स अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा, आप समझ गए होंगे 50 क्वेश्चन में से आपको 28 क्वेश्चन मिला किसका, हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग का मिला। लेकिन अब 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आपको मिलेगा किचन से मिलेगा। तो देखिए घर का हृदय कहा जाता है। अब हम लोग को मिला घर का हृदय, तो आपको मालूम हो चुका है कि घर का हृदय किसे जाता है। तो हृदय की बातें देखिए, हृदय हम कहेंगे, हृदय की बातें हैं यहाँ पर। तो घर का हृदय, गृह प्रबंधन का हृदय अभी मिला था हमें घर, देखिए घर का हृदय। इससे पहले हम लोग का मिला था गृह प्रबंधन का हृदय, गृह प्रबंधन का हृदय। आप लोग को मालूम रहा गृह प्रबंधन का हृदय निर्णय प्रक्रिया रही, निर्णय प्रक्रिया हमारा गृह प्रबंधन का हम कहेंगे हृदय रहा। लेकिन घर का हृदय हमारा किचन होता है। क्या बोलेंगे? किचन आब्लिक रसोई घर को हम लोग क्या कहते हैं? घर का हृदय कहा जाता है। लाइक दैट आपको मिला किचन। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि किचन आपका क्या रहा। देखिए निर्णय प्रक्रिया हमें मिला गृह प्रबंधन का, और किचन हमें मिला घर का हृदय, किचन हमें मिला घर का हृदय। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन। एक गृहिणी अपने कार्य समय का कितना भाग किचन में व्यतीत करती है? मीन्स हम कहेंगे कि वर्किंग टाइम गृहिणी का हम कहेंगे 24 घंटे में 8 घंटे होता है किचन। तो देखिए कार्य गृहिणी अपने कार्य समय का कितना भाग किचन में व्यतीत करती है? तो हम कहेंगे कि गृहिणी का वर्क टाइम, गृहिणी 24 घंटे में 8 घंटे कार्य करती है, 8 घंटे कार्य करती है। तो देखिए इस 8 घंटे में किचन कितना समय लेता है? हम कहेंगे 1/2 भाग का समय लेता है अपने 8 घंटे का, या 1/3 लेता है, 1/4 लेता है, या 2/3 लेता है। तो हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग वो अपने किचन में लेती है। मीन्स 8 घंटे का 3वां भाग। मीन्स हम कहेंगे किचन में लगा समय कितना होगा? किचन में लगा समय हम कहेंगे 8/3। देखिए 8/3। तो इस तरीके से हम कहेंगे 3 दूनी के 6, 3 छक 18, 3 छक 18 हावर्स में 2.6 लगभग 2.5 घंटे उसका कहाँ जाता है? व्यतीत होता है, किचन में व्यतीत होता है। तो इस तरीके से 8 घंटे में 2.5 घंटा गृहिणी अपना किचन में ही देती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि 1/3 भाग गृहिणी का संपूर्ण कार्य समय का लगता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए रसोई घर से संबंधित कार्यों से गृहिणी को कौन सा रोग हो जाता है? हम कहे गृहिणी को रोग भी होता है। सबसे ज्यादा समय गृहिणी कहाँ दे रही है? रसोई घर में दे रही है। तो कौन सा रोग हो जाता है उसको गृहिणी को? हम कहेंगे क्या क्षय रोग हो जाता है, ग्लूकोमा होता है, कुपोषण हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। क्या कहेंगे? क्षय रोग, या हम कहेंगे टीबी हो जाता है, या हम कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है उसे, ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि रसोई घर में ज्यादा वर्क करने वाली महिलाओं को ट्यूबरकुलोसिस रोग हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन। देखिए रसोई घर का संबंध होता है, रसोई घर का संबंध शयन कक्ष से होता है, या बैठक कक्ष से होता है, या भोजन कक्ष से होता है, या कोई नहीं शयन। हम लोग को मालूम है कि रसोई घर का संबंध किससे होगा? भोजन कक्ष से होगा। मीन्स रसोई घर के बगल में, जस्ट बगल में हमारा क्या होना चाहिए? भोजन कक्ष होना चाहिए, या हम कहें भोजन कक्ष के जस्ट बगल में हमारा रसोई घर होना चाहिए।
आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। रसोई घर होता है, हम कहेंगे रसोई घर कहाँ होता है? घर के अंदर होता है, घर का एक कमरा होता है, कमरे का भाग होता है, कमरे का एक भाग होता है। डी हम कहेंगे सभी होगा। तो हम कहेंगे क्या होगा? घर के अंदर, घर का एक कमरा, कमरे का भाग, डी हमारा सभी। तो इसके तहत हम लोग आए कि सभी होगा। क्या होगा? हम कहेंगे सभी होगा। घर के रसोई घर घर के अंदर होना चाहिए, घर का एक कमरा होना चाहिए, या कमरे का भाग, कमरे का एक भाग, कमरे का भाग। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन मिलता है डी सही कि रसोई घर रसोई घर घर के अंदर होना चाहिए, घर का एक कमरा होना चाहिए, कमरे का एक भाग होना चाहिए। देखिए, परिवार के स्वास्थ्य सुख सुविधा निर्भर करते हैं, मीन्स जो भी हमारे फैमिली में सदस्य हैं उनका हेल्थ डिपेंड्स करता है। किस पर डिपेंड्स करता है? भोजन कक्ष पर, रसोई घर पर, शयन कक्ष पर, या बैठक कक्ष पर। हम कहेंगे कि हेल्थ, सुख और सुविधा डिपेंड्स करती है, ये तीनों डिपेंड्स करते हैं। हम लोग कहेंगे रसोई घर पर, किचन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 क्वेश्चन। देखिए, रसोई घर गृह के किस क्षेत्र में होना चाहिए? हम कहेंगे कि गृह घर के किस क्षेत्र में होना चाहिए? अग्र क्षेत्र में, या पश्च भाग में, या मध्य भाग में, या बरामदे में? तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे रसोई घर गृह के हम लोग कहेंगे किस क्षेत्र में? हम लोग कहेंगे अग्र भाग में होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36। रसोई घर का मुख किस दिशा में होना चाहिए? हम लोग कहेंगे रसोई घर खिड़की और दरवाजे का जो प्रोसेस होता है उसे ध्यान में देखते हुए हम लोग कहेंगे कि किचन का जो हमारा दरवाजा होता है वो किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व में होना चाहिए, या उत्तर पूर्व में होना चाहिए, या दोनों दिशाओं में होना चाहिए? हम लोग कहेंगे दोनों दिशाओं में हमारा उत्तम होता है। पूर्व में रहे या पूर्व में, या हमारा क्या हो? हम कहेंगे या हमारा उत्तर पूर्व में। पूर्व में या उत्तर पूर्व में हमारा रसोई घर का गेट होना चाहिए, दरवाजा होना चाहिए। मीन्स ऑप्शन हमें सही मिलता है सी। आइए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, 37 क्वेश्चन। देखिए, दो व्यक्तियों के कार्य करने के लिए किचन का आकार होना चाहिए। मीन्स किचन में दो व्यक्ति वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसका आकार कितना होना चाहिए? मीन्स हम कहेंगे लंबाई और चौड़ाई। हम कहेंगे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई। दो व्यक्तियों के कार्य करने के लिए किचन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? हम कहेंगे 9 × 12 फीट होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 × 12 फीट हमारा साइज होना चाहिए किचन का। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 का। किचन घर का हृदय होता है, कथन है। किसने बोला कि किचन घर का हार्ट होता है? तो हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे एलिजाबेथ ने कहा था। किसने बोला था? ये एलिजाबेथ ने बोला था कि किचन घर का हृदय होता है, किचन घर का हृदय होता है। हम लोग को मालूम है, इसे किसने बोला था? इसे एलिजाबेथ ने बोला था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39 का। देखिए, विदेशी शैली के किचन का आकार होता है। हम लोग को मालूम है किचन कितने प्रकार का होता है। हम कहें किचन 2 प्रकार का होता है, एक देसी शैली का किचन होता है, एक हम कहेंगे विदेशी शैली का किचन होता है। जो देसी शैली का किचन होता है उसे परंपरागत किचन कहते हैं, जो विदेशी शैली का किचन होता है उसे हम लोग आधुनिक किचन कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हम लोग का मालूम हो गया कि यहाँ पर किचन का जो प्रोसेस है, किचन कितने प्रकार का होता है। हम कहेंगे किचन के प्रकार, किचन के प्रकार। ऑलवेज आप याद रखना कि किचन 2 प्रकार का होता है। हम कहेंगे एक देसी किचन होता है, देसी किचन हमारा एक होता है किचन, और दूसरा हम लोग कहते हैं विदेशी किचन होता है, विदेशी। देसी किचन को हम लोग परंपरागत किचन बोलते हैं, परंपरागत किचन होगा। और दूसरे हम लोग कहेंगे विदेशी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक किचन।
क्या बोलेंगे? आधुनिक किचन बोलेंगे, आधुनिक किचन। तो इस तरीके से परंपरागत किचन और आधुनिक किचन को आपने देख लिया। यहाँ बोल रहा है विदेशी शैली मीन से हमारा आधुनिक किचन का आकार कितना होगा। अभी 9 गुणते 12 आपने देखा, तो यहाँ देसी किचन का जो साइज था 9 गुणते 12 था, ये इतना फिट था। हम कहेंगे इस तरीके के हमारे 9 गुणते 12 फीट था। अब हम कहेंगे आधुनिक किचन का आकार कितना होगा, तो हम लोग को मालूम है 10 गुणते 14 होगा। कितना होगा? 10 गुणते 14 फीट। तो इस तरह से देखिए आपको मिल गया आकार जो है, हम कहेंगे 10 गुणते 14 फीट। मीन्स हम कहेंगे परंपरागत किचन या जो हमारे कहेंगे देसी किचन है, उनका आकार 9 गुणते हम लोग कहेंगे कितना 12 होता है, जबकि आधुनिक किचन की जो साइज होती है 10 गुणते 14 फीट होती है। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 40वां क्वेश्चन। देखिए छोटे परिवार के लिए रसोई घर का आकार होता है, न्यूक्लियर फैमिली के लिए किचन का आकार। हम कहेंगे छोटा परिवार, छोटे परिवार के तहत आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहेंगे क्या? न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के लिए किचन का आकार, किचन का आकार कितना होना चाहिए? देखिए 5 गुणते 6 फीट या 6 इंटू 7 फीट, 7 इंटू 8 फीट। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कितना होगा? 6 इंटू 7 फीट। क्या होगा? न्यूक्लियर फैमिली के लिए हम लोग कहेंगे 6 इंटू 7। तो इस तरीके से आपने देखा कि परंपरागत किचन का साइज कितना रहा, देसी किचन का साइज कितना रहा, फिर हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली के तहत हमारा किचन का साइज कितना रहा। आइए अब हम लोग 41वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किचन की दीवार पर कितने फीट ऊंचाई तक टाइल्स लगा होना चाहिए। मीन्स किचन में टाइल्स की हाइट पूछ रहा है, किचन में कितनी ऊंचाई तक जो है हम लोग को टाइल्स लगाना चाहिए। हम लोग कहेंगे 3 फीट। कितना? 3 फीट। टाइल्स, किचन में टाइल्स हम लोग कहेंगे 3 फीट। किचन की दीवार 3 फीट किचन की दीवार तक हम लोग कहेंगे टाइल्स लगा होना चाहिए। आइए 42 क्वेश्चन देखते हैं। सिंक की गहराई और चौड़ाई होनी चाहिए। मीन्स हम कहेंगे सिंक में हम लोग क्या करते हैं? बर्तनों की धुलाई करते हैं, और ये धुलाई हम लोग करेंगे सिंक में, तो यहाँ पर हमारा कहेंगे उसकी गहराई कितनी होगी, सिंक की गहराई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। हम कहेंगे चौड़ाई गहराई का जस्ट दूना होती है। मीन्स जो भी हमारा सिंक होगा बेहतरीन होगा या नॉर्मल होगा, उसके तहत हम कहेंगे जो उसकी चौड़ाई होगी उसकी गहराई का 2 गुना होगी। मीन्स हम कहेंगे 1/2 होगा। आइए 43 देखते हैं। किचन कितने प्रकार का होता है? अभी हमने आपको बताया था किचन कितने प्रकार का होता है। किचन 2 प्रकार का होता है। किचन कितने प्रकार का होता है? हम लोग कहेंगे किचन 2 प्रकार का होता है। दोनों के नाम आपको मालूम ही हो गया होगा, देसी किचन और दूसरा हम लोग कहेंगे विदेशी किचन। तो इस तरह से विदेशी किचन हमारा आधुनिक किचन रहा, ये आधुनिक किचन रहा, और ये हम कहेंगे परंपरागत। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44वां क्वेश्चन। देखिए देसी शैली के किचन को कहा जाता है, हम लोग को मालूम हो गया कि देसी किचन को हम लोग क्या कहेंगे? आधुनिक किचन कहा जाएगा। क्या कहेंगे हम लोग? आधुनिक। देसी किचन को आधुनिक किचन कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन देखिए। किचन में भोजन बनाने का क्षेत्र होता है 1 to 2 दीवार, एक से लेकर के 2 दीवार में। हम कहेंगे 1 दीवार का किचन हो या 2 दीवार का किचन। एक दीवार वाला किचन, 1 दीवार वाला किचन, या हम कहेंगे 2 दीवार वाला किचन।
चाहे एक दीवार वाला किचन हो या दो दीवार वाला किचन हो, उसमें हम कहेंगे भोजन बनाने का क्षेत्र, भोजन बनाने का क्षेत्र व्यक्ति के दाईं तरफ होना चाहिए या बाईं तरफ होना चाहिए या पश्चिम होना चाहिए या डी हम कहेंगे कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है कि बाईं तरफ होना चाहिए। क्षेत्र किधर होना चाहिए, हम लोग कहेंगे बाईं तरफ। चाहे एक दीवार वाला किचन हो या दो दीवार वाला किचन हो, उसमें बाईं तरफ हम कहेंगे भोजन का क्षेत्र होना चाहिए। देखिए द्विदीवार और यल आकार के किचन में सब्जी काटने का क्षेत्र है किस साइड में, हम कहेंगे दो दीवार किचन हो या यल आकार का किचन हो। देखिए दो दीवार या यल आकार के किचन में सब्जी काटने का क्षेत्र हमारा किधर होना चाहिए, दाईं तरफ, बाईं तरफ या पश्चिम। तो हम लोग को मालूम है कि किधर होना चाहिए, हम लोग कहेंगे अब यहाँ पर दाईं तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए, भोजन बनेगा बाईं तरफ और सब्जी काटी जाएगी दाईं तरफ। दाईं तरफ सब्जी काटी जाएगी और इधर हम कहेंगे भोजन बनाया जाएगा, भोजन बाईं तरफ भोजन बनाया जाएगा। दो दीवार हो या यह एक हमारा यल दीवार का हमारा किचन हो, तो उसमें हम लोग कहेंगे दाएं बाएं का प्रोसेस होता है। तो हम कहेंगे दाईं तरफ सब्जी काटी जाएगी, दाईं तरफ और बाईं तरफ भोजन बनाया जाएगा। 47 क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा रसोई घर है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि सबसे अच्छा हमारा रसोई घर तीन दीवार वाला होता है, मीन्स यू आकार। हम कहेंगे तीन दीवार वाला रसोई घर, तीन दीवार वाला रसोई घर हमारा क्या यू आकार का होता है, जो सबसे अच्छा रसोई घर होता है। आइए 48 देखिए, विकलांग गृहिणी के लिए, जो गृहिणी हमारी विकलांग है या असहाय है या असमर्थ है चलने में, उसके लिए सबसे अच्छा किचन हमारा कौन सा होगा। हम कहेंगे विकलांग हो या असहाय हो, इसके लिए दीप मीन्स आइसलैंड, दीप किचन हम लोग क्या बोलेंगे, दीप बोला जाता है, दीप किचन मीन्स आइसलैंड हमारा क्या होगा, आइसलैंड किचन होगा, जो हमारे विकलांग गृहिणी के लिए सर्वोत्तम होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, सबसे सुविधाजनक किचन है। सबसे सुविधाजनक किचन हमारा दीप होगा या प्रायद्वीप होगा या यू आकार का होगा या यल आकार का होगा। तो हम कहेंगे हमारा प्रायद्वीप होगा, पेनिनसुला। क्या बोलेंगे हम लोग, सबसे अच्छा किचन हमारा प्रायद्वीप होगा। इस प्रायद्वीप को हम लोग कहेंगे पेनिनसुला किचन। तो देखिए ये पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप किचन हमारा सबसे सुविधाजनक किचन होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिजली पर आधारित किचन है, मीन्स बिजली पर चलने वाला हमारा यहाँ पर किचन है। तो कौन सा किचन है जो बिजली पर चलेगा, तो हम कहेंगे कि दीप किचन हमारा क्या होता है, बिजली पर चलता है, या प्रायद्वीप चलता है, या यू आकार वाला किचन चलता है, हम कहेंगे डी सभी। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे बिजली पर चलने वाला किचन हमारा आइसलैंड का होता है, द्वीप का होता है, और हम कहेंगे प्रायद्वीप का भी होता है। तो इस तरीके से हमारा मिलता है क्या, द्वीप हो प्रायद्वीप हो यू आकार में हम लोग काउंट्स करेंगे यहाँ पर द्वीप किचन को, आइसलैंड को, जो हम कहेंगे राउंड फिगर घूमता रहता है, द्वीप बिजली पर आधारित, ये हम कहेंगे चारों दिशाओं में घूमता रहता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है, आगे पीछे भी होता रहता है, आगे पीछे भी होता रहता है।
तो इस तरीके से आज हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो हमारा डिसीजन मेकिंग और किचन से रहा। अब नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।